गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखने बेटा वीडियो आ गई क्या सामने? सभी बच्चे मुझे देख पा रहे हैं क्या? मणिभूषण, नयन, बादल, सचिन, रामपाल, शिवाल्य, क्या हाल चाल है हमें सभी के? आई होप कि सारे बच्चे बढ़िया हैं, मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। और साइंस स्पेशल बैच में आप सभी का स्वागत है। अगर माहौल एकदम बिल्कुल सही चल रहा है तो एक कमेंट करके आप बताओ मुझे। जया प्रजापति, ठीक है, ओके। ये वीडियो ना अटक गई थी, पता नहीं वीडियो नहीं आ रही थी आपकी। एक सेकंड। अच्छा, जहां तक मुझे याद आ रहा है, बाकी अब मुझे अच्छा भाई, आपके साथ मेरी कल क्लास नहीं हो पाई, मुझे थोड़ा सा कुछ अर्जेंट काम आ गया था, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपकी क्लास नहीं हो पाई। शायद आपको पहले ही लिख दिया होगा ना कि फिजिक्स क्लास ऑफ आ गया होगा शायद आपके पास। ये बच्चा कह रहा है सर आज मेरा बीपीएससी का एग्जाम है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, बढ़िया करके आओ भाई, है ना। चिल माहौल में जाना है एकदम, फ्री माइंड से हम जाते हैं ना, 3-4 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं अपने आप से ही। रावत, सतीश, अंकुश, बीबी नायडू, ठीक है। चलो बेटा, यहाँ देखो, तो जहां तक मुझे याद आ रहा है, क्योंकि 1-2 क्लास दिन हो गए बीच में ऑफ हो गया, तो वेलोसिटी जो होता है, वेग, ये मैंने आपको बताया था कि अगर किसी वस्तु के पास वेलोसिटी है तो आपको उसकी स्पीड भी पता है और उसकी डायरेक्शन भी पता है। ये मैंने आपको बताया था, है ना, कि अगर किसी वस्तु का वेग आपको पता है तो उसकी चाल भी पता है और उसकी दिशा भी, दोनों चीजें आपको पता है ना। तो अगर मैं आपसे बोल दूं कि भाई, एक अगर बेटा मैं आपसे कह दूं कि एक बच्चा गाड़ी चला रहा है 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी कि आपको उस बच्चे की वेलोसिटी पता है, क्योंकि आपको उसकी स्पीड तो पता ही है, 60 किलोमीटर पर घंटा, है ना, और साथ में बेटा आपको उसकी डायरेक्शन भी पता है ना। तो यानी कि आपको उसकी वेलोसिटी, उसका वेग पता है। अच्छा, फिर मैंने आपको एक छोटी सी बात और बताई थी कि अगर किसी वस्तु की वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर किसी वस्तु की वेलोसिटी नहीं बदल रही, इसका मतलब यह है कि ना तो उसकी स्पीड बदलनी चाहिए, उसकी स्पीड भी कांस्टेंट होनी चाहिए, और ना ही उसकी डायरेक्शन बदलनी चाहिए। दोनों में से अगर एक भी चीज बदल गई तो इसका मतलब है कि फिर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं कहलाएगी। मान लो आप लगातार 60 किलोमीटर पर घंटे से भाग रहे हैं, पर भाग एक सर्कल में रहे हैं, तो लगातार आपकी डायरेक्शन बदल रही है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। या आप भाग तो लगातार नॉर्थ में रहे हैं, पर आपकी स्पीड बदल रही है 60 से 50, 70, 90, तो भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो वेलोसिटी के लिए ना स्पीड बदले ना ही डायरेक्शन। तो फिर मैंने जाते जाते एक बात आपको और बताई थी कि अगर हम दो लोगों में कंपेयर करें, ए और बी में, अगर ये ए भाग रहा है 20 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में, और ये बी भी भाग रहा है 20 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ में, तो इन दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं है, इन दोनों की स्पीड तो सेम है, पर डायरेक्शन अलग अलग है, तो इनकी स्पीड सेम कहलाएगी पर वेलोसिटी सेम नहीं कहलाएगी। तो ये छोटा सा एक रिवीजन था आपका 3-4 मिनट का। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे क्लास में, ठीक। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं पीडीएफ के निकाल के। जैसे क्वेश्चन ये करो, आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं सभी। इसने लिखा है कि ये पार्टिकल मूव्स विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक कण एक समान वेग से गति करता है। तो कह रहा बेटा, अगर एक पार्टिकल की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, एक कण एक समान वेग से गति कर रहा है, ये करो भाई, तो एक पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। बेटा इसका मतलब क्या है? अब देखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का बेटा मतलब क्या है कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी नहीं बदल रही। तो वेलोसिटी बेटा क्या है? उसकी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म है। तो उसने लिखा पहले कि द पार्टिकल मस्ट बी एट रेस्ट, तो ये तो आंसर नहीं होगा भाई, रेस्ट पे अगर है वो, फिर तो उसकी वेलोसिटी 0 ही है। एक लिख रहा है वो पेपर में हमारे से, बी ऑप्शन में, बी में क्या लिख रहा है कि दी पार्टिकल मूव्स अलोंग ए कर्व पाथ। बेटा अगर पार्टिकल कर्व पाथ पे मूव करेगा तो उसकी डायरेक्शन लगातार बदल रही है, इस पॉइंट पर डायरेक्शन इधर को है, इस पॉइंट पर डायरेक्शन इधर को है, इस पॉइंट पर इधर को, तो ये भी आंसर नहीं होगा। जबकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ना स्पीड बदलनी चाहिए ना ही डायरेक्शन।
पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कल, सर्कल पे मूव करेगा तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन होंगी, ये भी गलत हो गया। द पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि पार्टिकल की अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो 100% वो एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है। ये संजू ने, अंशु ने, हीरा, रुकेश, सबका ठीक है, आसान क्वेश्चन था, सब बड़े से समझ गए इस बात को, ठीक है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ऐसा मैंने क्वेश्चन आपसे पहले पूछा था, बस थोड़ा सा चेंज होगा इसमें। यहां बेटा मैं लिख रहा हूं एक्स एक्सिस, यहां लिख रहा हूं वाई, ठीक। यहां पे मैं एक ग्राफ बना रहा हूं आपके सामने, यहां लिख रहा हूं मैं डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, नहीं लिख रहा हूं बेटा मैं टाइम, समय। ये बेटा मेरे पास में दो कार है, कार पी और कार क्यू। अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों कार में पी और क्यू में किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, कार पी और कार क्यू में से, ये कार पी है, ये कार क्यू है, तो आपको बताना कि विच कार इज मूविंग विद ग्रेटर वेलोसिटी, विच कार इज मूविंग विद ग्रेटर वेलोसिटी। तो कौन सी कार ज्यादा वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ये आपको बताना है। ललित, रुकेश करो, जैसे मणि भूषण ने बता दिया। बेटा देखो, जब मैंने आपको पहले ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था, बस उस क्वेश्चन में क्या फर्क था, उस क्वेश्चन में बेटा यहाँ पे लिखा था हमने डिस्टेंस, दूरी, और यहाँ लिखा था हमने टाइम, है ना, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ था। या जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है। और यहाँ पे भी बड़े ध्यान से देखें, कोई टाइम ले लो, जैसे मान लो आपने ऐसा चलना शुरू किया 12 बजे, मान लो 2 बजे आप यहाँ पहुंच गए, तो बेटा 2 घंटे में कार क्यू का डिस्प्लेसमेंट तो केवल इतना ही है, इतना सा। लेकिन ठीक इसी टाइम पर अगर हम कार पी का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो इतना ज्यादा है, यानी कि जो कार पी है इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। यहाँ पे काम और कर सकते हैं आप, यहाँ पे क्या करो, स्लोप चेक कर लो। तो बेटा ये जो कार क्यू है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, ये इतना, और जो कार पी है वो इतना बड़ा एंगल बना रही है। तो अगर हम यहाँ पे बड़े ध्यान से देखें कि भाई जो ज्यादा बड़े, ये मान लो कि 30 डिग्री के एंगल पे 45, तो जो ज्यादा बड़े एंगल पर होगी तो उसका स्लोप ज्यादा होगा, उसकी ढाल ज्यादा होगी, तो उसकी वेलोसिटी क्या आएगी, ज्यादा। तो अगर पेपर में आपको डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ दे, दूरी और समय का, तो डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ में मैंने कहा था कि जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी स्पीड, उसकी चाल ज्यादा होगी। तो डिस्टेंस और टाइम से स्पीड मिलती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट और टाइम, विस्थापन और समय के ग्राफ से आपको मिलेगा बेटा वेलोसिटी, वेग, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर पेपर में आपको पूछ ले कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम जो है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम जो है, इसके ग्राफ से आप, इसके स्लोप से आपको क्या मिलता है, तो दूरी और समय, डिस्टेंस और टाइम से स्पीड मिली थी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है, तो इसका जो स्लोप होगा वो आपको वेलोसिटी, वेग देगा। तो ज्यादा स्लोप किसका है, ज्यादा ढाल किसकी है, पी की, तो इसका मतलब है कि जो कार पी है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो यहां पे एक चीज लिखेंगे हम, काम की है, द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कर्व गिव्स वेलोसिटी। तो हिंदी में लिखेंगे विस्थापन समय ग्राफ के वक्र की ढाल, विस्थापन समय ग्राफ के वक्र की ढाल वेग देती है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कर्व से बेटा हमें क्या मिलेगी, वेलोसिटी। तो विस्थापन समय ग्राफ के वक्र की ढाल हमें वेग देती है। तो ध्यान से पढ़ लेना पेपर में, अगर दूरी और समय का ग्राफ होता, डिस्टेंस और टाइम का, तो स्पीड मिलती है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ हो, विस्थापन और समय का ग्राफ हो, तो बेटा उस समय मिलती है वेलोसिटी। से वैसे भी आपको ध्यान ही रहेगा भाई, इस डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता तो वहां तो स्पीड ही मिलनी है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम से वेलोसिटी
का फॉर्मूला था तो वेलोसिटी ही मिलेगी। अच्छा, एक तो ये बात ध्यान रखेंगे। एक और वहीं से जैसा क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा था उसी टाइप का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, बस हल्का सा आगे चल के थोड़ा सा हल्का सा चेंज आएगा। शुरू का क्वेश्चन तो सेम सा ही दिखेगा आपको। ये एक्स एक्सिस है, ये बेटा वाई, यहां पे लिखा मैंने वेलोसिटी, और लिखा बेटा मैंने यहाँ पे टाइम, समय। सो मेरे पास में ये मैंने ग्राफ बनाया है, यहाँ पर टाइम मान लो कि 0 है, 0 टाइम, और ये हमारे पास में है 12 सेकंड, 12 सेकंड, और बेटा वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। तो आपको बताना बेटा कि 12 सेकंड के अंदर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट बताना आपको 12 सेकंड के अंदर। द टोटल डिस्प्लेसमेंट, द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन 12 सेकंड। तो 12 सेकंड में बेटा कितना विस्थापन हुआ ये आपको निकालना है। विनायक भाई तुम क्या मूर्ख हो क्या थोड़े से हैं? बताओ, पहले लिख दो, लिखित में लिख दो कि जी आज ये मैं हूं, कह रहा जी फिजिक्स में थोड़ी पोर्शन कवर कराएं। ये क्या चल रहा है क्लास में? मजाक चल रहा है क्या क्लास में? क्या हो रहा है? ये कौन है? ये कहां से आते हैं बच्चे? ये क्या है भाई? ये कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है, उसके स्लोप से हमें क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगी। क्या पढ़ रहे हो तुम ये? और अभी से अभी एक कॉन्सेप्ट लिखवाएंगे, कह रही थ्योरी बताओ। आधे को तो ही नहीं पता कि थ्योरी क्या होती है, न्यूमेरिकल क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्या है, कुछ भी लिखा जा रहा है क्लास में। अब यहाँ पे हमारे पास में कुछ आंसर आ रहे हैं। अनुज, बीबी नायडू, मणि भूषण, दलित कुछ दे रहे हैं हमें। बेटा कि देखो, जब मैंने आपको क्लास में स्पीड और टाइम का एक ग्राफ बनाया था तो मैंने कहा था कि अगर स्पीड और टाइम का ग्राफ आपके पास में है तो उसके अंदर का एरिया, जो कर्व आपको दिखेगी उसके अंदर का एरिया आपको दूरी देगा। तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ अगर आपके पास में हो तो इसके अंदर का एरिया निकाल लो। तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, इसके अंदर का जो एरिया है वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, वो डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपके पास में वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है तो इसके अंदर का एरिया, देखो ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, भूल जाते हैं। आपको ऐसा याद रखना कि स्पीड और टाइम है तो उसके अंदर के एरिया से दूरी मिलेगी, स्पीड टाइम के अंदर के एरिया से। लेकिन वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, उसके अंदर का एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट और विस्थापन देगा। तो पहले यहां पे लिख लेते हैं हम ये लाइन, द एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, the area under the curve of velocity time graph gives displacement। हिंदी में लिखेंगे, वेग समय ग्राफ के वक्र के अंदर का क्षेत्रफल, वेग समय ग्राफ के वक्र के अंदर का क्षेत्रफल, वेग समय ग्राफ के वक्र के अंदर का क्षेत्रफल विस्थापन देता है। तो अगर आपके पास में वेग और समय का ग्राफ है, उसके अंदर का एरिया निकाल लो, तो एरिया से आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट और विस्थापन। तो बहुत सारे बच्चे जो विस्थापन है बेटा वो मीटर में नापते हैं। ये अंशु मीटर पर सेकंड क्यों लिख रहे हो? वेग समय ग्राफ कहा मैंने? तो वेग समय ग्राफ के अंदर का क्षेत्रफल आपको विस्थापन डिस्प्लेसमेंट देगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो मीटर में होता है, ये मीटर पर सेकंड कहां से आया आपका? है ना, गलत हो गया। अब चलो इसके अंदर का एरिया निकालते हैं। एरिया अंडर द कर्व। तो बेटा ये देखो, हमारे पास जो ग्राफ है उसमें ग्राफ में बेटा मुझे ये लाइन दी हुई है ये। तो मैंने जब इसके अंदर का क्षेत्रफल निकाला, ये बेटा क्षेत्रफल किसका आ रहा है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो बेस कितना है हमारा? ये 0 से स्टार्ट हुआ, कितना था है बेस?
12 सेकंड का बेस है। और ये बेटा हाइट कितनी है, यहां से देखो यहां तक हाइट कितनी है 20 मीटर पर सेकंड की, और हाइट है हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड की। सेकंड से गया सेकंड, 2 छिंग 12, 20 छिका 120, तो 120 मीटर आ गया। तो जिनका 240 आया था उन सबका गलत है। भाई आप एक चीज बताओ, जब मैंने यहाँ पे जो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाया उसमें कर्व ये है, तो इस कर्व ने, ये एंड पॉइंट ये है, इसका शुरुआत वाला पॉइंट ये है, तो इस कर्व ने बेटा जो एरिया ऑक्यूपाई किया है, इसके अंदर का जो क्षेत्रफल है वो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल सबको पता ही है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अब आप लोग यहाँ पे स्क्वायर का एरिया क्यों निकाल रहे हो, लंबाई गुणा चौड़ाई कर दे रहे हो आप लोग, 12 गुणा 20 कर दे रहे हो, तो इसलिए आपका आंसर गलत आ रहा है। तो जब भी आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना, तो उस कर्व देखो, उस कर्व ने जो एरिया घेरा है, वो जो एरिया घेरा है वो त्रिभुज का एरिया बन रहा है कि रेक्टेंगल आयत का एरिया बन रहा है कि स्क्वायर का एरिया बन रहा है कि सर्कल का एरिया बन रहा है, तो आपको एरिया देखना पड़ेगा। तो जिन्होंने 120 मीटर लिखा था पहली बार में, उनका ठीक है। शुरू के कम से कम 10-12 बच्चों के कमेंट 240 आए थे लिखे हुए, 240 वालों का सबका गलत है। अब मैं आपको ये सारी बातें याद करने का तरीका बताता हूं कि कैसे याद रखना है। यहाँ पे देखना सब बच्चे बड़े ध्यान से। अगर बेटा आपको स्पीड निकालनी हो, तो आपको पता है कि स्पीड का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो आपको ध्यान हो गई। और जो वेलोसिटी होती है वेग, उसके फॉर्मूले में क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब हमें बड़े ध्यान समझना कि अगर पेपर में आपको डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ दे रखा हो, तो बेटा डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालोगे, स्लोप, तो उससे आपको क्या मिलेगा, स्लोप से मिलेगी आपको स्पीड। डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, तो आपको जो स्लोप निकालेंगे, जो ढाल निकालेंगे, वो स्लोप आपको स्पीड देगा। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है, तो इसके स्लोप से हमें क्या मिलती है, वेलोसिटी, वेग मिलता है। ठीक है, इस बेटा में क्या मिलेगा, वेलोसिटी, वेग। दूसरा एक बात का ध्यान रखेंगे, स्पीड और टाइम का ग्राफ है, तो इसके अंदर का एरिया, स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया डिस्टेंस देगा, लेकिन वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है तो इसके अंदर का एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन देगा, है ना। तो ध्यान रखना कि वेग और समय के ग्राफ का अंदर का एरिया की बात कर रहा हूं मैं। वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है तो इसके अंदर का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, स्पीड और टाइम का ग्राफ है तो इसके अंदर का एरिया दूरी देता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ के स्लोप से स्पीड मिलेगी, तो जो जो कर्व ज्यादा स्लोप पर होगी वो उसकी स्पीड ज्यादा होगी। डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है तो उसके स्लोप से आपको वेलोसिटी मिलेगी। तो इस बात को इसे उतार लेंगे साइड में याद करने के लिए। और याद रखना, एरिया वाला सब जरूर याद रखना कि वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ के एरिया अगर आपके पास में है तो उससे डिस्प्लेसमेंट मिलता है। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर आपके पास वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का स्लोप हो तो फिर उससे एक्सेलरेशन, त्वरण मिल जाता है। तो एक एक शब्द याद रखेंगे कि वेग समय ग्राफ के अंदर का क्षेत्रफल, शब्द पूरा जोड़ेंगे कि वेग समय का ग्राफ हो और उसके अंदर का क्षेत्रफल है तो विस्थापन मिलेगा। स्पीड और टाइम का ग्राफ है, उसके अंदर का क्षेत्रफल हमें दूरी देगा, पूरा याद रखेंगे। दूरी और समय के ग्राफ के ढाल से, स्लोप से, या प्रवणता लिख देता है कई बार वो हिंदी में, ढाल या प्रवणता से, स्लोप से हमें क्या मिलेगा, दूरी और समय ग्राफ के स्लोप से स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ के स्लोप से हमें वेलोसिटी। अब मैं एक थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें हल्का सा चेंज करूंगा। पहले यहां तक मुझे बताओ कि जो बच्चों ने सारी क्लास ली है, आपको यहां तक की बात क्लियर है कि नहीं, बताओ। ये यहां तक का रहा सभी को समझ में? अरे हाँ या ना? मणिभूषण, ललित, हीरामणि, जय। अरे कौन था क्लास में कह रहा जी थ्योरी करवाओ? ये विवेक कह रहा समझ में नहीं आ रहा। बेटा सारी क्लास देख कर आओ पीछे की, तब आएगा समझ में, है ना। और एक ही कमेंट बार बार मत लिखो। निर्मल कह रहे हैं क्लियर है, रावत, पूर्वेंदु, जय। ठीक है, तो जो बच्चे ने केवल क्लास जिन्हें मोबाइल चला चला के सुनी है ना, अब उन्हें दिक्कत आएंगी क्योंकि लगातार इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होती रहेंगी। अब जो खाली मोबाइल चला के सुनते हैं, जो अपने हाथ से साथ साथ लिखते नहीं है, नोट्स नहीं बनाते, मैं नहीं कर रहा कोई फेयर नोट्स बनाने हैं, चलती क्लास में रफ नोट्स बनाने हैं, खाली पेन लेना है और साथ साथ कॉपी पर लिखते चले जाने हैं, तो वो बच्चा तो अब सीखेगा। जिसने केवल पिछली 4-5 क्लास या तो पूरी नहीं देखी या केवल सुनी है मोबाइल चलाकर, अब उनके साथ समस्या आने लगेगी। और जितनी क्लास आगे बढ़ती रहेगी
उन्हें वो उतना ही बाकी बच्चों से पीछे छूटते चले जाएंगे। तो मेहनत करने वालों में और नहीं करने वालों में धीरे धीरे डिफरेंस बनेगा। ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, और ये जितनी बातें मैंने आपको बताई है सारी पहले बता रखी हैं। तो चलती हुई क्लास में कोई सोचे कि पीछे की क्लास लिए बिना उसे आ जाएगा, भाई नहीं आएगा। अगर आप इस गलत फहमी में हो तो गलत फहमी अभी दूर कर लो। अब यहाँ पे लिखा है बेटा एक्स एक्सिस, ये लिखा है वाई, यहाँ पे लिखा मैंने वेलोसिटी, वेग, यहाँ लिखा है टाइम, समय। तो वेग समय का ग्राफ आपके सामने बनाने वाला हूं मैं। हम्म, ये बेटा हमारे पास लिखा टाइम लिखा सेकंड में, ये 0 सेकंड है, यहाँ पे 6 सेकंड, यहाँ 10, 12 सेकंड, 20 सेकंड। इधर वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड की। इसके कोरस्पोंडिंग ये वाली है बेटा आपकी 24 मीटर पर सेकंड। ये वाली वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकंड, और ये वाली है 20 मीटर, जैसे मान लो आप 18 मीटर पर सेकंड। ठीक। तो ये वाली वेलोसिटी लिख दी मैंने 12, ये 20, ऊपर वाली 24, 18। तो आपको बताना बेटा कि आपको वेग और समय का ग्राफ दे रखा है ना। वेग और समय का ग्राफ, ठीक है प्रबंधो। यहाँ देखो बेटा, आपको बताना है कि 20 सेकंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आपको बताना है। टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 20 सेकंड, 20 सेकंड में कुल विस्थापन कितना होगा। जो पार्टिकल के लिए हमने वेलोसिटी और वेग का, ये वेलोसिटी और टाइम का जो हमने ग्राफ बनाया है, तो 20 सेकंड में उसका कुल कितना विस्थापन हुआ, ये आपको बताना है। तो आपको बेटा क्या बताना, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। और आप क्या समझेंगे कि सर आपने ग्राफ तो दिया हमें वेलोसिटी और टाइम का, वेग और समय का ग्राफ दिया है, और आप डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हो, तो निकाल लेंगे, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ हो तो उसके अंदर का एरिया निकालो। तो एरिया जब आप निकालेंगे अंदर का, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, उस अंदर के एरिया से डिस्प्लेसमेंट विस्थापन मिलता है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ हो, वेग समय का ग्राफ हो, उसके अंदर का क्षेत्रफल हमें विस्थापन देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने आपको वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे दिया है, इसके अंदर का क्षेत्रफल निकाल के आप डिस्प्लेसमेंट विस्थापन बताओ। करो ये, सब करेंगे ट्राई है। गजाला, पूर्वेंदु, मनोज, करो बेटा ये।
रुकेश, जय, मणि भूषण, निर्मल, 4 कमेंट पढ़े, सबके आंसर अलग। 420, 192, 336, 204, एक का 330 भी आंसर है। चलो निकालते हैं। देखो बेटा, आपके पास में वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, तो आपको एरिया निकालना तो आता ही है। यहाँ पे देखो, यहां से यहां तक ये फर्स्ट पॉइंट, ये आखिरी, तो इस कर्व में कितना एरिया घेर लिया, ये वाला एरिया, इसे मैं A1 लिखूंगा, इस एरिया को, ठीक है, A1 एरिया। ये बेटा ये वाली जो कर्व है, ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इसने ये वाला एरिया घेर लिया, इसे मैं A2 कहूंगा, ये जो एरिया है ना। अब यहां जाओ, इनिशियल पॉइंट फाइनल, इसने इतना, ये A3 एरिया मान लो, और ये A4 इनिशियल फाइनल, तो इस कर्व ने ये एरिया घेर लिया। अब देखो, पहले हम A1 निकाल रहे हैं। A1 बेटा क्या होगा, ये जो एरिया है तो त्रिभुज का एरिया है। त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 6 तक, तो बेस 6 तक, और हाइट कितनी बेटा, ये पूरी हाइट किसके बराबर है, ये वाला पॉइंट इसके कोरेस्पोंडिंग है ना। तो ये हाइट कितनी है यहाँ तक की, 0 से लेकर 20 तक की। तो 2 4 2 3 6 20 40 20 60, तो A1 की वैल्यू आ गई 60। तो एरिया क्या करता है बेटा, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, तो इसके अंदर का एरिया डिस्प्लेसमेंट विस्थापन देगा, वो मीटर में आएगा। अब A2 निकालते हैं। अच्छा, A2 जो है ये क्या है, ये तो बेटा हमारे पास में रेक्टेंगल है, आयत है। आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 6 से लेकर 10 तक लंबाई कितनी बनेगी बेटा, ये 6 है, ये 10, यानी कि टोटल 4 बचेगा, तो लंबाई है 4। और चौड़ाई कितनी है, यहां से लेकर यहां तक की, ये बेटा ये है टोटल हमारी 0 से लेकर 18, यानी कि 18, 18 17 14 18 चौक 72, तो हो गया 72 मीटर। अब A3 पे आ जाओ, A3 पे, A3 देखो फिर से बेटा क्या है, ये त्रिभुज है, 1/2, बेस कितना है 10 से 12 यानी कि 2, और ऊंचाई कितनी है ये 12, तो कट गया, तो 12 मीटर आ गया। अब आते हैं A4 पे, तो ये फिर से रेक्टेंगल है, 12 से 20 यानी कि 8, और ये ऊंचाई कितनी, यहाँ कितना था 24, तो 24 8 निकालना है, तो 8 चौक 32, हासिल को 3, 8 दूनी 16, 3 192 मीटर। अब यहाँ बेटा बड़े ध्यान समझना, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे क्या गलती की होगी, भाई ये एरिया कितना है, पहले वाला एरिया 60 मीटर है ना, ये 60 मीटर हो गया। ये वाला एरिया A3 कितना है 12 मीटर, A4 कितना है 192 मीटर, और ये बेटा A2 कितना है 72 मीटर। इन चारों को जोड़ दिया होगा। बेटा देखो, आप एक बात समझो, ये जो वेलोसिटी और टाइम का मैंने ग्राफ बनाया, ये यहाँ तो बेटा ओरिजिन है हमारा, ये ऊपर वाली वेलोसिटी हमें पॉजिटिव वेलोसिटी है, ये नीचे वाली वेलोसिटी कैसे होगी, नेगेटिव एक्सिस है, नेगेटिव वेलोसिटी। तो बेटा नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है, यानी ऑब्जेक्ट आपका इधर को जा रहा था, ये पॉजिटिव वेलोसिटी है, नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब कि वो वापस आने लगा, वापस आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करते हैं, इनिशियल और फाइनल को स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं, हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जब आप वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है और आप उसमें डिस्प्लेसमेंट विस्थापन निकाल रहे हो, तो आपको करना क्या पड़ेगा, जो ऊपर वाले एरिया है ना, उन सबको तो जोड़ना पड़ेगा, और ऊपर वाले एरिया में से नीचे वाला एरिया घटाना पड़ेगा। क्योंकि नीचे वाला एरिया क्यों घटा रहे हैं हम, क्योंकि बेटर नीचे वाली वेलोसिटी बता रही है नेगेटिव वेलोसिटी, तो पॉजिटिव वेलोसिटी, यानी कि आप जा रहे थे, मान लो ईस्ट को आपने पॉजिटिव वेलोसिटी लिया, तो आपका पार्टिकल पूरब में जा रहा था, तो नेगेटिव वेलोसिटी यानी कि आप वापस पश्चिम में आने लगे। तो डिस्प्लेसमेंट में तो हम क्या करते हैं, इनिशियल और फाइनल को स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा ना करते हैं कि आगे भी गए और वापस आए, सबको जोड़ते हुए चलते हैं, नहीं। जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, तो जो बेटा आपको जो नेगेटिव वेलोसिटी पे जो एरिया बनेगा ना, वो आपको घटाना पड़ेगा। यानी आपको जो टोटल डिस्प्लेसमेंट बनेगा, टोटल जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा, उसमें मैं लिख रहा हूं S से, वो क्या बनेगा, आपको A1 में A3 भी जोड़ना है, A4 भी, ऊपर वाले एरिया में से नीचे वाला एरिया घटाना पड़ेगा। तो ऊपर वाला एरिया कितना है, A1 है 60, और A3 कितना है 12, फिर यह है 192, और वो कितना था बेटा आपका 72। अब देखो, अब हमें देखो 60 और 12, ये 72, और ये 72 से 72 गया, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट 192 मीटर का आएगा। तो जिन बच्चों का आंसर 192 मीटर आया, उन सबका ठीक है। जिन्होंने सब कुछ जोड़ दिया, उनका गलत हो गया। भाई आप ये समझो ना, अगर आपको थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए कि यार ग्राफ में एक चीज ऊपर एक ही नीचे, तो ये ऊपर तो पॉजिटिव वेलोसिटी बता रहा है, नीचे वाली नेगेटिव वेलोसिटी बता रहा है। अच्छा, अगर मैं इसी ग्राफ से आपसे पूछता, इसी ग्राफ से मैं आपसे पूछता कि भाई बताओ, ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कितनी चली, कुल दूरी कितनी चली, टोटल डिस्टेंस, बट आपको पता है ये पॉजिटिव वेलोसिटी बता रही है कि आप इधर को जा रहे थे, और नेगेटिव वेलोसिटी बता रही है कि आप वापस आ रहे हैं।
लेकिन डिस्टेंस में तो हमें आगे पीछे से मतलब ही नहीं होता। डिस्टेंस में तो हम क्या करते हैं, चाहे आगे जाओ चाहे पीछे जाओ, दूरी में तो हम रास्ते की लंबाई को जोड़ते हुए चलते हैं। अगर वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ से आपसे दूरी पूछ ले, डिस्टेंस, तो चाहे आगे जाओ पीछे जाओ सब कुछ जोड़ना ही है। तो अब इसमें अगर आप मुझे निकालना होता डिस्टेंस, तो मैं क्या करता, सारे सारे एरिया जोड़ देता, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। तो A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 60 है, A2 कितना था 72, A3 कितना था 12 और ये कितना था 192। ये सब जोड़ लो आप। तो बेटा ये 72 72 हो गया 144, 144 में आपको जोड़ना है 192। तो 192 और 144, 4 2 6, तो 336 मीटर आ जाएगा। तो जिन बच्चों का 336 मीटर आया था वो बेटा एक्चुअल में टोटल डिस्टेंस थी। तो टोटल जो दूरी बनेगी वो बनेगी आपके 336 मीटर की, और जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा वो बनेगा 192 मीटर का। समझ में आई बात ये सभी को? अरे हाँ या ना भाई, आपको एक चीज बताओ, वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब है कि आप पहले से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। भाई ये वाली वेलोसिटी मैंने पॉजिटिव मान रखी है, तो ये वाली मैं नेगेटिव मान रहा हूं। सर A2 में 1/2 BH क्यों होगा? अरे A2 ये है, ये ट्रायंगल दिख रहा है तुझे? किसे दिख रहा है बच्चे को? त्रिभुज ये अरे त्रिभुज ये है भाई, ट्रायंगल के एरिया में आता है 1/2 बेस इंटू हाइट। त्रिभुज का एरिया नहीं पता तुम्हें क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल का समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इसमें आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, यहां भी आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन ये दोनों त्रिभुज थोड़े ना, ये तो आयत है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी बन रही है? 6 से 10 यानी कि 4, और ये बेटा ऊंचाई कितनी बन रही है आपकी? 18 तक की। ऐसे यहां देखो, यहां भी मैंने 1/2 नहीं किया, 12 से 20, तो कितना लंबाई बनी? 8, और चौड़ाई कितनी बन रही है? 24। तो 192 हो गया। अरे तुम्हारा तो मैथ भी कमजोर है। A2 बेटा मैंने ये वाला लिया, ये वाला A2। A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है, A4 ये है। तो A1 और A3 जो है वो आएगा एरिया किसका? ट्रायंगल का, त्रिभुज का। और A2 A4 आएगा, वो आएगा रेक्टेंगल का, आयत का। तो वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ से अगर आपको डिस्प्लेसमेंट विस्थापन निकालना है तो उसके अंदर का क्षेत्रफल निकालो सबसे पहले, कि भाई वेग भी है, समय भी, अंदर का क्षेत्रफल हमें विस्थापन देगा। बस में देख लेना कहीं उसने थोड़ा गेम तो नहीं खेल दिया कि कुछ एरिया ऊपर आ रहे हो कुछ एरिया नीचे आ रहे हो। तो डिस्प्लेसमेंट में, विस्थापन में आपको फिर नीचे का एरिया घटाना होगा। लेकिन अगर दूरी पूछेगा तो फिर जबरदस्ती नीचे वाला एरिया मत घटा देना, क्योंकि दूरी में चाहे आगे जाओ चाहे पीछे जाओ, डिस्टेंस में आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है। डिस्टेंस तो केवल जुड़ती है, पहली क्लास में पढ़ाया था मैंने आपको, पहली या दूसरी क्लास में। तो डिस्टेंस में तो बेटा हमने सारे एरिया जोड़ दिए हैं, जबकि मैंने क्या किया, इस बात को ध्यान रखना कि डिस्प्लेसमेंट जब निकाला तो ये नीचे वाला एरिया हमने घटाया ड्यू टू नेगेटिव वेलोसिटी। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें काफी सारी बातें धीरे धीरे क्लियर हो रही है। अगर हम एक बार रिवाइज करने बैठे हैं ऐसे 2 मिनट, तो कोई अगर हमारे से पूछे भाई सिंपल डिस्टेंस क्या होती है, दूरी, तो हम कहेंगे रास्ते की लंबाइयों को जोड़ते हुए चलो दूरी आ जाएगी। अब 5 मीटर आगे गए, 5 मीटर पीछे, दूरी हो गई 10। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि साहब जहां से चले और जहां पहुंच गए दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ना पड़ता है, सीधी रेखा से, तो डिस्प्लेसमेंट आता है। तो जहां से चले अगर वहीं के वहीं आ गए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। फिर कोई कहेगा कि स्पीड आपको क्या बताती है? स्पीड हमें बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज भाग रहा है। तो स्पीड से हमें केवल उसकी तेजी पता चलेगी, लेकिन वेलोसिटी, वेग से वो कितना तेज भाग रहा है और किस दिशा में भाग रहा है, दोनों बातें पता चल जाएंगी। जब मुझे किसी वस्तु की स्पीड पता है तो केवल ये पता है कि वो कितना तेज भाग रहा है, वेलोसिटी पता है तो कितना तेज भाग रहा है, किस दिशा में भाग रहा है, ये पता चल गया। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, और वेलोसिटी हमने क्या पढ़ा था? वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्पीड को आप सिंपली v से लिख सकते हैं ऐसे, और वेलोसिटी के ऊपर आप तीर का निशान लगाना पड़ेगा। अच्छा, अगर हमें कोई ये कह दे कि भाई एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसका वेग नहीं बदल रहा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी कि ना तो उसकी स्पीड बदल रही होगी ना ही उसकी डायरेक्शन बदल रही होगी। इस तरह की हमने बातें पढ़ी। फिर आते हैं थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन पे। अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा तो सिंपल लाइन में पूछ लेगा कि स्पीड और टाइम के ग्राफ के अंदर का क्षेत्रफल क्या देगा, आप बोलेंगे डिस्टेंस। वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ के अंदर का क्षेत्रफल क्या देगा हमें? डिस्प्लेसमेंट। अगर उससे न्यूमेरिकल पूछना होगा तो बस फिर क्या करेगा, वो ऐसे कोई ग्राफ बना के आपसे पूछ लेगा। जैसे इस बार मैंने कहा था आपको कि उसने फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में क्वेश्चन पूछा था इससे,
स्पीड और टाइम का ग्राफ दिया था, पिछली क्लास में कराया था मैंने क्वेश्चन आपको, और पूछा था कि कितनी दूरी तय की गई है। तो 65 मीटर जिस क्वेश्चन का आंसर आया था ना, वो फॉरेस्ट गार्ड के पेपर का क्वेश्चन था वो। तो ऐसे पूछ लेगा। तो जहां कॉन्सेप्चुअल पूछता है, जहां न्यूमेरिकल नहीं पूछता, तो वहां केवल क्या पूछेगा कि वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ के अंदर का क्षेत्रफल क्या देगा, विस्थापन। और जहां न्यूमेरिकल पूछना होगा तो वो फोटो बनाकर पूछेगा आपसे। अब हम अगले शब्द पे आते हैं, इसका नाम है एक्सेलरेशन, त्वरण। एक्सेलरेशन, त्वरण। एक्सेलरेशन। अब आज हम क्लास में समझेंगे कि अगर हम कभी ये कह देते हैं कि भाई एक पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, एक कण त्वरित गति में है, त्वरित गति, भाई एक समान गति तो हम समझते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अगर आप समान समय में समान दूरी तय करो, हर सेकंड आप 3-3 मीटर दूर जाओ, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन है आपका, एक समान गति है। लेकिन त्वरित गति, एक्सेलरेटेड, ये शब्द हम कब लगाते हैं कि एक्सेलरेट करना, ये आज हम क्लास में समझेंगे। तो इसके लिए मैं एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं हर क्लास में, आप सभी पूछेंगे। क्वेश्चन मेरा ये है, अगर मैं आपसे कह दूं कि एक ऑब्जेक्ट है, वो कांस्टेंट स्पीड से भाग रहा है, एक ही स्पीड से, उसकी स्पीड नहीं बदल रही, मान लो उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर घंटा। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से, एक नियत चाल से भागे, तो उस वस्तु के अंदर एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा, वो वस्तु एक्सेलरेट कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर कोई वस्तु कांस्टेंट स्पीड से भाग रही हो, तो आपको क्या लगता है कि उसके अंदर वो एक्सेलरेट कर रही है कि नहीं कर रही है, अगर एक ही स्पीड से भाग रही हो? ये सब बच्चे बताएंगे। जो पूछा गया है बेटा वो बताओ, पूर्वेंदु। मणिभूषण, पूर्वेंदु, मधुकर, निर्मल, पूरी क्लास में सबको गलत है अभी तक। बादल ने ठीक लिखा है। देखो जितने, हाँ एक बीबी नायडू का ठीक है। बेटा अगर मैंने आपसे कहा एक वस्तु की स्पीड कांस्टेंट है, एक वस्तु 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से भाग रही है, उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं है, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? आपका आंसर होना चाहिए था कि सर एक्सेलरेशन हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। देखो अगर कोई बेटा वस्तु एक्सीलरेट कर रही है, कोई वस्तु त्वरित गति में है, तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि वही वस्तु की गति त्वरित है, वो एक्सीलरेट कर रही है, तो उन्हें लगता है कि एक्सीलरेट करने का मतलब केवल ये है कि वस्तु की स्पीड बढ़ रही है। बहुत सारे बच्चे यही सोचते हैं कि स्पीड 0 से हो रही है 20, 50, 60, 70, 80, 90, 100, तो एक्सीलरेट कर रही है। बेटा एक्सीलरेशन के 3 मतलब हैं। अगर आज का जब भी आप किसी क्वेश्चन में पढ़ो कि वस्तु की गति त्वरित गति है, एक्सीलरेट कर रही है, उसके 3 मतलब हैं। या तो उस वस्तु की स्पीड बढ़ रही है, या उस वस्तु की स्पीड घट रही है, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन का चेंज करना भी एक्सीलरेट करना है कि आप कितना तेजी के साथ डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, वो भी त्वरित गति है। तो मैंने कहा कि वस्तु की स्पीड तो कांस्टेंट है, यानी ना तो स्पीड बढ़ रही ना स्पीड घट रही, पर डायरेक्शन तो मैंने आपको बताया नहीं। तो आपको बोलना चाहिए था कि सर स्पीड तो कांस्टेंट है, अगर डायरेक्शन भी नहीं बदल रही होगी तो यानी कि उसका एक्सेलरेशन 100% 0। लेकिन स्पीड कांस्टेंट है, अगर डायरेक्शन बदल रही हो, मान लो वस्तु एक ही स्पीड से लगातार एक सर्कल पे घूम रही है,
तो बेटा सर्कुलर मोशन जो है ना एक्सिलरेटेड त्वरित गति का उदाहरण होता है। लगातार डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड तो नहीं बदल रही। तो एक्सिलरेशन के बेटा तीन मतलब होते हैं। अगर कोई वस्तु एक्सिलरेट कर रही है तो या तो उसकी स्पीड आपको बढ़ती हुई दिखेगी, उसकी चाल बढ़ती हुई दिखेगी, या आपको उसकी स्पीड घटती हुई दिखेगी। और स्पीड घटने के लिए कई बार इसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं रिटार्डेशन। तो कई बार आपको रिटार्डेशन लिखा मिले तो इसका मतलब है कि थोड़ा आपको क्लियर करना चाह रहा है वो कि स्पीड जो है घट रही है, ठीक है। और चेंज इन डायरेक्शन, दिशा का बदलना भी बेटा एक्सिलरेशन होता है। चेंज इन डायरेक्शन, एक्सिलरेशन के तीन मतलब हैं। स्पीड का बढ़ना एक्सिलरेट करना, स्पीड का घटना एक्सिलरेट करना, और डायरेक्शन में चेंज होना, ये भी क्या है एक्सिलरेशन है। तीनों चीजें एक्सिलरेशन है, स्पीड बढ़े, घटे या डायरेक्शन चेंज हो। तो अब देखो बहुत बार बच्चों को पेपर में फंसाता है, वो लिख देगा कि एक वस्तु की स्पीड कांस्टेंट है तो उसका एक्सिलरेशन, पहले ऑप्शन लिख देगा कि 0। एक में क्या लिखेगा कि स्पीड कांस्टेंट है तो लिख देगा एक्सिलरेशन में और मे नॉट बी 0। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सिलरेशन 0 हो भी सकता है और नहीं भी। भाई स्पीड कांस्टेंट है यानी कि ना तो स्पीड बढ़ रही ना घट रही, पर डायरेक्शन का तो आपने बताया नहीं। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही होगी तो एक्सिलरेशन होगा, नहीं हो रही होगी तो फिर तो होगा ही नहीं। क्या आप लिखेंगे हम इंपोर्टेंट लिखकर, इफ स्पीड of an object, if speed of an object is constant, then its motion may or may not be accelerated। हिंदी में लिखेंगे, यदि किसी वस्तु की चाल नियत हो, यदि किसी वस्तु की चाल नियत हो तो, यदि किसी वस्तु की चाल नियत हो तो उसकी गति त्वरित गति हो भी सकती है और नहीं भी। यदि किसी वस्तु की चाल नियत हो तो उसकी गति त्वरित गति हो भी सकती है और नहीं भी। इट्स मोशन मे और मे नॉट भी एक्सेलरेटेड। ठीक। अच्छा आप कहेंगे सर इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ये बोल सकते थे कि सर एक काम करो, कॉल सेंटर पता करो भाई वेक्टर, मुझे कोई जानकारी नहीं इस बारे में। देखो आप कहते सर एक काम करें हम कि आपने में एक शब्द पढ़ाया था वेलोसिटी, वेग, और आपने आते आज रिवाइज भी कराया था कि वेलोसिटी का मतलब होता है कि वस्तु के पास स्पीड भी है और डायरेक्शन भी है। तो आप एक बात कह रहे हो कि एक्सीलरेशन के लिए तो स्पीड बदलनी चाहिए या डायरेक्शन बदलनी चाहिए। भाई मैंने कहा कि अगर किसी वस्तु के पास एक्सेलरेशन है इसका मतलब है कि या तो उसकी स्पीड बदलेगी या फिर उसकी डायरेक्शन बदलेगी। भाई कोई एक काम तो होगा, या तो स्पीड बदलो या फिर डायरेक्शन बदलो। तो यानी कि वस्तु के पास एक्सेलरेशन है। तो आपको कहना ही चाहिए था, तो आप बोलते सर आप सीधा ही बोल दो ना कि एक्सेलरेशन के लिए या तो स्पीड बदले भाई या फिर डायरेक्शन बदले। तो क्या हम सिंपल ये नहीं कह सकते क्या कि एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी में चेंज, वेग में परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा वेग में परिवर्तन कैसे होता है? वेग में परिवर्तन या तो स्पीड बदल दो तो भी वेग बदल जाएगा, या डायरेक्शन बदल दो तो भी बदल जाएगा। भाई वेलोसिटी में दो चीज होती है, स्पीड और डायरेक्शन दोनों ही है। यानी अगर किसी वस्तु का वेग में चेंज आ रहा है तो वेग में चेंज आता ही कैसे है, या तो स्पीड बदल के डायरेक्शन। तो सही मायने में एक्सेलरेशन के लिए हम आज के बाद वेलोसिटी में चेंज देखेंगे, वेग में परिवर्तन देखेंगे। तो कोई अगर आपसे पूछ ले कि भाई एक्सेलरेशन की सही डेफिनेशन क्या है, तो अगर आप किताबों में अगर आपने कभी भी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ी होगी वहां आपको लिखा मिलेगा वेग परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि आपका वेग कितना तेजी के साथ बदल रहा है।
तो जितना तेजी के साथ आपका वेग बदलेगा यानी एक्सेलरेशन है। कभी भी आप किताबों में एक्सेलरेशन के डेफिनेशन में चेंज इन स्पीड नहीं देखेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन के लिए या तो स्पीड में चेंज करो या फिर डायरेक्शन में चेंज करो। तो वेलोसिटी अगर बदल रही है, वेग बदल रहा है, तो यानी कि वस्तु के अंदर एक्सेलरेशन है। तो यहां पर एक चीज लिखेंगे हम, एक्सेलरेशन के डेफिनेशन। अब हम एक्सेलरेशन के डेफिनेशन लिखने के लायक हो चुके हैं, लिखेंगे द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, the rate of change in velocity is called, एक सेकेंड, the rate of change in velocity is called acceleration। हिंदी में लिखेंगे वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो बेटा एक्सेलरेशन को लिखते हैं हम ए से, इसका सिंबल होता है ए। और एक्सेलरेशन क्या, एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या देखना है, चेंज इन वेलोसिटी, वेग परिवर्तन। तो चेंज के लिए लिखते हैं हम डेल्टा, वेग के लिए वी। और दर का मतलब होता है बेटा टाइम का, दर का मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनेगा वेग परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब इस फॉर्मूले को देख के आप मुझे बताओ कि एक्सेलरेशन जो है ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर, ये अदिश राशि है कि सदिश। एक्सेलरेशन क्या है बेटा, वेग परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो स्केलर है कि वेक्टर। तो एक तरीका मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में किसी फॉर्मूले में एक चीज ऊपर दिखे और एक नीचे दिखे, या दोनों मल्टीप्लाई में दिखे, तो मैंने कहा था उन्हें बड़े ध्यान से देखो। अगर उनमें से एक वेक्टर है तो जिसका फॉर्मूला है वो भी वेक्टर है। तो आपको बेटा पता है कि वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है और टाइम स्केलर है, तो दो में से एक वेक्टर तो जिसका फॉर्मूला वो भी वेक्टर होगा, है ना। तो एक्सेलरेशन जो है वेक्टर क्वांटिटी है। सदिश राशि। अच्छा, इसके हम यूनिट निकालेंगे, एसआई यूनिट, इसका मात्रक निकालो आप। तो वेलोसिटी बेटा हम नापते हैं मीटर पर सेकंड में, टाइम को नापते हैं सेकंड में। तो सेकंड के सेकंड मल्टीप्लाई होगी तो इसकी यूनिट बन जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। अच्छा, तो एक्सेलरेशन का हमारे पास में बेटा क्या आ गया, फॉर्मूला निकल के एक्सेलरेशन हो गया वेग परिवर्तन बटे समय। अब ये सबका सही है, गजाला, ललित, प्रवेंदु, हीरा, मनी, बादल, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर बहुत बढ़िया। यूनिट इसकी याद रखना मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, सारे ऑप्शन ध्यान सुनना। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसका वेग नियत है, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा, या हो भी सकता है और नहीं भी। ध्यान सुनो दोबारा से, एक वस्तु की वेलोसिटी, उसका वेग नियत है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा, या हो भी सकता है और नहीं भी। बताओ।
गुंजन का गलत हो गया है, प्रजापति का ठीक है। सबको आंसर देना है इसका। मणिभूषण का भी गलत है, निर्मल का सही है। बेटा आप शब्दों में फंस जाते हो। वेक्टर तो मैं कम सुनाई दे रहा है, तो 4 बैच में पढ़ लिया है और तब भी ये बेसिक बेसिक चीजें गलत कर रहा है। हैं? कब सीखेगा? हमने क्या बोला कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या है कि ना तो उसकी स्पीड बदल रही ना ही डायरेक्शन बदल रही। अरे वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फिर तो एक्सेलरेशन 100% जीरो होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर मैं आपसे कहता कि स्पीड कांस्टेंट है तो फिर तो आप कहते सर अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन हो भी सकता और नहीं भी, क्योंकि डायरेक्शन तो आपने बताई नहीं। अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन हो भी सकता और नहीं भी। लेकिन जब मैंने आपको वेलोसिटी कांस्टेंट कह दिया, वेग नियत कह दिया, तो वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब ही यही है कि ना तो स्पीड बदल रही ना डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का बताने की अलग से क्या जरूरत है जब वेग कह दिया आपको। तो आप बोलेंगे अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो 100% एक्सेलरेशन जीरो होगा। देखो स्पीड कांस्टेंट है, एक्सीलेट वस्तु कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब ही यही है कि ना तो उसकी स्पीड बदल रही ना ही डायरेक्शन बदल रही। फिर क्यों लिख रहे हो कि हो भी सकता नहीं भी, मे भी? बड़ा सुंदर सा ऑप्शन लग रहा है हमें ये, है ना। तो आप लिखेंगे इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, if velocity of an object is constant, then its acceleration is 100% जीरो। यदि किसी वस्तु का वेग नियत है, यदि किसी वस्तु का वेग, यदि किसी वस्तु का वेग नियत हो, यदि किसी वस्तु का वेग नियत हो तो उसका त्वरण 100% शून्य होगा। मैं जान पूछ के लिख रहा हूं 100%, ये कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। उसका त्वरण 100% शून्य होगा, ताकि आपके दिमाग में जब आप ये लाइन पढ़ें, पहले ये पढ़ें कि स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन हो भी सकता और नहीं भी, लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 100% जीरो होगा। तो आपका दिमाग खुले। भाई वेलोसिटी कांस्टेंट कहने का मतलब ये कि हमने सीधे सीधे बता दिया आपको कि भाई ना स्पीड बदल रही ऑब्जेक्ट की ना डायरेक्शन, वो एक ही स्पीड से एक ही दिशा में भाग रहा है, तो फिर एक्सीलेट ही नहीं कर रहा। वो एक्सीलेट करने के लिए तो उसकी स्पीड बढ़ाओ घटाओ या उसके डायरेक्शन कुछ बदलो, तो वो एक्सेलरेटर नहीं कर रहा फिर वो, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। और आप फॉर्मूला भी देखेंगे, फॉर्मूले में भी क्या है, एक्सेलरेशन के वेग परिवर्तन की दर, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं है। भाई वेलोसिटी कांस्टेंट का क्या मतलब है? अगर वेलोसिटी है कांस्टेंट, इन इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब ये है कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी में चेंज है जीरो, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। ठीक। तो इसलिए बेटा मैं कहता हूं कि पहले ना छोटे छोटे जो शब्द हैं इनकी हमें अंदर तक समझना पड़ेगा। अगर हमें इनके मतलब ही क्लियर नहीं होंगे और हम सीधे कूद जाए बड़े क्वेश्चन पे, ऊटपटांग क्वेश्चन करने शुरू कर दें, तो आपको क्या होगा, वो क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा, केवल वो क्वेश्चन याद हो जाएगा। थोड़ी सी भी लैंग्वेज बदल के आ जाएगा तो आप नहीं कर पाओगे। एक कह रहा था जैसे टॉपिक पीडीएफ में वैसे ही पढ़ाओ। कौन बच्चा है ये? क्लास से भगा दो तुम्हें? कितने मूर्खतापूर्ण हरकतें कर रहे हो तुम। कह रहे जो टॉपिक पीडीएफ में वैसे ही पढ़ाओ। क्या करें इनका हम? अरे वो बताया मैंने, वो 2 साल पुराने किसी बैच में मैंने पढ़ाया होगा, उसके कंप्लीट पीडीएफ एक साथ डाल दी हमने। कोई बताओ ना, एक आध को किसी को रहता है कि जी हमें सारे नोट्स दे दो एक साथ ही, वो वैसे हैं। वो 2 साल 2.5 साल पुराना बैच के हैं, वो 2019 के किसी बैच के। 19 अब तो 4 साल पुराने नोट्स हैं वो। आपको जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, वो जो डेली पीडीएफ डलती है, वो आपके काम की है। वो तो आपको प्रोवाइड करा दी एक साथ, किसी बच्चे ने बना के हमें भेज दी थी, हमने आपको दे दी, कह जी वैसे ही पढ़ाओ। कोई सिलेबस थोड़े ना है वो कि पेपर का सिलेबस है उसके हिसाब से पढ़ाओ। कुछ भी लिखना है, पढ़ना वढ़ना कुछ है नहीं, उसमें से रट लेते हैं। वही क्वेश्चन जो का तो पूछूंगा तो आंसर बता देंगे, एक लाइन आगे पीछे पूछ लूंगा तो हवा ही नहीं आ रही, क्योंकि सीखना ही नहीं है, बस मोबाइल चला के बैठ गए क्लास में। अब इसमें
ये बेटा तेरा कुछ होगा नहीं, वैसे भी तू फर्जी ऐसे टाइम पास कर रहा है ना। अब तेरी मर्जी है, तू पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, वैसे लग नहीं रहा मुझे कुछ होगा तेरा। ये टाइप क्वेश्चन करना, अभी ये मैंने करवाया, पिछली क्लासेस का है ये। अरे 4 साल पुराने कोई नोट्स नहीं करा जी, उसके हिसाब से पढ़ाओ। वो तो इन्होंने डाल दिया, वो मैं अगली क्लासेस से तो हटवाने ही वाला हूँ वो। कैसे कह रहा है, सीबीएसई का सिलेबस हो, जिस सिलेबस के हिसाब से पढ़ाओ। हम्म। वेक्टर जोगी, अरुण मणि भूषण सतीश, कुछ आंसर हमारे पास में आ रहे हैं। इसने क्या लिखा है, ए पर्सन ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विद a uniform velocity v1 for some time and with uniform velocity v2 for the next equal time the average velocity। तो मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर टाइम सेम दे रखा हो, देखो टाइम दे रखा है सेम, ये कह रहा है कि उतने ही टाइम के लिए, मान लो टाइम टी है, उतने टाइम के लिए v1 वेलोसिटी से भाग रहा है पर्सन, और फिर सेम टाइम के लिए भाग रहा है v2 वेलोसिटी से। तो आपको मैंने बताया था अगर टाइम सेम दे रखा हो तो एवरेज वेलोसिटी सिंपल है, दोनों वेलोसिटी को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। तो जबरदस्ती सी क्यों बता रहे हो भाई, सतीश प्रजापति बी बता रहा है, एक बच्चा वेक्टर सी बता रहा है, जिसका जो मन कर रहा है। देख रहे हो, हल्का सा लैंग्वेज में क्वेश्चन आ गया तो हमारे हाथ पैर फूल गए। इसका मतलब ये है कि हम घबरा जाते हैं क्वेश्चन को पढ़ के, हमें लगता है कि कुछ तो है अजीब सा इसमें। भाई उसने क्या कहा कि एक सीधी रेखा पर यात्रा करने वाला व्यक्ति कुछ समय के लिए एक समान वेग v1 से चल रहा है, और फिर कह रहा अगले समान समय के लिए v2 से, यानी उतने ही समय के लिए आप भाग रहे हैं v1 से और उतने ही समय के लिए भाग रहे हैं v2 से। यानी यहाँ पे आपको टाइम सेम दे रखा है, अगर टाइम सेम दे रखा हो तो एवरेज वेलोसिटी मैंने कहा था कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। अगर वो कहता कि कुछ दूरी v1 वेग से चलता है और उतनी ही दूरी v2 वेग से चलता है, अगर बेटा आपको दूरी सेम देता तो फिर फॉर्मूला आपका यही बनता, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो अगर वो समान दूरी कहता तो ये बन जाता हमारा फॉर्मूला। तो शायद इसे सोल्व करके सी को सोल्व करके आ जाता है ये। तो वहां पे दूरी सेम कहने पे आता है ये, समझ रहे बात को। तो सेम दूरी अगर कहता है कि उतनी दूरी v1 वेग से और उतनी दूरी v2 से, तो फिर एवरेज कैसे आता वो आपको पता ही है। यहाँ पे टाइम सेम दे रखा तो सिंपल वाले से ही हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा अब देखो, अब हमें पता चल गया कि एक्सेलरेशन के लिए वेग में परिवर्तन होना चाहिए, है ना, वेलोसिटी में क्या होना चाहिए, चेंज। अब यहां पे एक दो बात समझना बेटा, मान लो कि आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, स्पीड इनटू डायरेक्शन, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है इस डायरेक्शन में भाग रहा है ऐसे। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन का मतलब समझ में आ गया, वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, अगर उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट एक्सिलरेट कर रहा हो, उसी दिशा में एक्सिलरेट करने का मतलब है कि आपने उधर कोई धक्का मारा, उधर कोई फोर्स लगाया। जैसे हम आगे चल के जब न्यूटन का नियम पढ़ेंगे तो मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ाऊंगा जो आप सभी को अभी आता होगा, F=ma। तो आपको इस फॉर्मूले से बताऊंगा मैं कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे वस्तु उधर को एक्सेलरेट करती है, जिधर को धक्का मारेंगे फोर्स लगाएंगे उधर को एक्सेलरेट करेगी। तो जब मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, अगर आप उसी दिशा में एक्सेलरेट करेंगे उधर को धक्का मारेंगे तो ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ेगी, यानी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड बढ़ जाएगी वो तेज भागने लगेगा। अच्छा ये केस फर्स्ट हो गया हमारा, इससे बड़ा सुंदर क्वेश्चन आने वाला है अभी। अब आया केस सेकंड। बेटा जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में है,
और ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है इधर को, तो आप समझ गए वेलोसिटी इधर को, यानी कि ऑब्जेक्ट इधर को भाग रहा था, एक्सेलरेट उसके विपरीत दिशा में कर रहा है, यानी कि अपने अपनी भाग उधर को रहा है और आप धक्का इधर को मार रहे हो, यानी कि आप उसकी स्पीड कम कर रहे हो। भाई मान लो कोई व्यक्ति ठेला लेकर जा रहा हो इधर को, ठेला लेकर भाग रहा है और आप उसके ठेले को अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगा दो तो ठेले की स्पीड घट जाएगी। तो अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड घटेगी। अच्छा बेटा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, अब एक्सेलरेशन जो है 90 डिग्री के एंगल पे है, ना तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है ना इसके अपोजिट है 90 डिग्री के एंगल पे, तो बेटा अब ना स्पीड बढ़ेगी ना घटेगी, केवल ये अब केवल डायरेक्शन चेंज होगी। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा सर्कुलर मोशन, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा भी कि सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड भागेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक समान वृत्तीय गति में ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड से भाग रहा होगा, उसके डायरेक्शन चेंज हो रही है बस। क्यों? क्योंकि वहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। तो अगर एक्सेलरेशन कभी वेलोसिटी से 90 डिग्री के एंगल पे हो तो यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन डायरेक्शन, तो ये केवल दिशा को चेंज करेगा, दिशा में चेंज लाने का काम करेगा। तो हमारे पास तीन केस बने, जिस तरफ को ऑब्जेक्ट भाग रहा है अगर उधर को ही एक्सेलरेट करे तो स्पीड बढ़ेगी, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करे तो स्पीड घट जाएगी, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन 90 डिग्री के एंगल पे हो तो डायरेक्शन में क्या होगा, चेंज। अब यहां से एक बड़ा प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन हम निकालेंगे, अगर आपने इसे कर दिया तो मैं समझूंगा। इसे आराम से बेटा क्वेश्चन के 4 ऑप्शन पढ़ना 2-3 बार, और जल्दीबाजी मत करना, ध्यान से पढ़ के करेंगे इसे। करो ये। मणिभूषण, सतीश, प्रजापति, कुछ आंसर हमारे पास में आ रहे हैं। जोगी, जय, बेटा इसने क्या लिखा, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। बेटा एक पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है जी, तो मान लो जरूर कर रहा है। कह रहा है कि इफ द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज मोर देन दैट ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट द पार्टिकल इज मूविंग फास्ट। यदि कण का त्वरण किसी अन्य वस्तु की तुलना में अधिक है तो कण तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो बेटा कोई जरूरी नहीं है, ये ऑप्शन देखो हमारा सही क्यों नहीं है, यहाँ बड़ा ध्यान समझो। अगर बेटा मैं आपसे कहूं एक वस्तु का एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक वस्तु का त्वरण जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, तो इस बात का मतलब क्या है, बहुत सारे बच्चों से अगर मैं पूछूं कि एक वस्तु की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, वो तुरंत बता देंगे कि इसका मतलब सर यह है कि ये वस्तु हर सेकंड 10 मीटर दूर जा रही है, हर सेकंड 10 मीटर दूर। वेलोसिटी अगर वस्तु की है 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट में, तो इसका मतलब भी बता देंगे आप कि सर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, वस्तु हर सेकंड 10 मीटर दूर जा रही है पूरब दिशा में, पर एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब पता क्या है, देखो तो ध्यान समझना बेटा। मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं 10 मीटर पर सेकंड बटे सेकंड लिख सकता हूं। मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मीटर पर सेकंड बटे सेकंड लिख सकते हैं। सेकंड की सेकंड मल्टीप्लाई होगी, सेकंड स्क्वायर ही बन जाएगा। बेटा अगर किसी वस्तु का एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इसका यह मतलब है कि इस वस्तु की जो स्पीड है वो हर सेकंड 10 बढ़ रही है। अगर किसी वस्तु का एक्सेलरेशन अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो उसकी स्पीड हर सेकंड 10 बढ़ेगी या 10 घटेगी। देखो बढ़ेगी कब, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, जिधर को ऑब्जेक्ट भाग रहा है, अगर उधर कोई एक्सेलरेट करे, उधर कोई धक्का मारेंगे तो स्पीड बढ़ेगी। और अपोजिट में हमने अभी बताया आपको, अगर अपोजिट में करेंगे तो स्पीड घट जाएगी। भाई जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है अगर उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो तो स्पीड बढ़ेगी। तो अगर एक्सेलरेशन बेटा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है तो हर सेकंड स्पीड 10 बढ़ेगी। अगर अपोजिट में एक्सेलरेशन होगा तो स्पीड हर सेकंड 10 घटेगी। तो जैसे आज के बाद आपको किसी वस्तु का एक्सेलरेशन पता चले, यानी आपको ये पता चल रहा है कि इसकी स्पीड हर सेकंड 10 बढ़ेगी या हर सेकंड 10 घटेगी। अगर एक्सेलरेशन किसी वस्तु का 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो हर सेकंड या तो स्पीड 6 बढ़ेगी या हर सेकंड 6 घटेगी। वो डिपेंड इधर उस पर करेगा कि जिस डायरेक्शन में वस्तु भाग रही थी, अगर उधर कोई धक्का लग रहा है, उधर कोई एक्सेलरेट कर रही है तो बढ़ेगी, और अपोजिट में लग रहा है तो घटेगी। अब यहां पर एक चीज देखो, उसने कहा कि भाई एक वस्तु जो है इसका एक्सेलरेशन बेटा मान लो कि एक वस्तु जो है इसका एक्सेलरेशन मैंने मान लिया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और दूसरे का मान लिया 2। इसने कहा हमारे से कि इफ द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज मोर देन दैट ऑफ अनदर, बेटा इसका जो एक्सेलरेशन इससे ज्यादा है तो कह रहा है कि पार्टिकल जो है ये मूव कर रहा है फास्ट। भाई एक बात समझो, ठीक है साहब, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, इसका एक्सेलरेशन कम है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये दो एक्सेलरेशन क्या हो, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है ये दो एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में हो, तो ये तो हर सेकंड 2 स्पीड बढ़ा देगा। और ये जो 6 एक्सेलरेशन है ये मान लो कि वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में अगर हुआ तो हर सेकंड 6 स्पीड घटा देगा। तो एक्सेलरेशन एक का ज्यादा है एक का कम है, उस सब ये नहीं बता सकते कि ये तेज भाग रहा है कि स्लो। हमें पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में है कि नहीं है। तो जिस तरफ को वस्तु भाग रही है अगर उसी डायरेक्शन में अगर वस्तु एक्सेलरेट करेगी तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगी तो स्पीड घटेगी। अच्छा बी पे आ जाओ, इसने कहा है इफ द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव स्पीड मस्ट बी इंक्रीजिंग। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो स्पीड बढ़ती है। बेटा सी को देखो, इसने बिल्कुल क्लियरिटी दिया हमें। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, इफ द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी हैव द सेम साइन, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन अगर वेलोसिटी है तो स्पीड मस्ट बी इंक्रीजिंग। ये बिल्कुल ठीक है भैया। यहां देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, अगर ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव तो यानी कि स्पीड बढ़ेगी। ये तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो स्पीड घटेगी। अगर ये दोनों जब सेम डायरेक्शन में होंगे तभी बेटा स्पीड बढ़ेगी। अब होता क्या है कि लेकिन हम ज्यादातर इवन मैं भी आगे चल के, मैं भी या बहुत टीचर से आपने पढ़ा है, किताबों में पढ़ाओ भोजंगा क्या होता है कि जैसे हम ये देखते हैं ना कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो हम एक्सेलरेशन बेटा पॉजिटिव को हम यही मान लेते हैं कि स्पीड बढ़ रही होगी। पता सा क्यों मान लेते हैं हम, आपने जो बचपन से पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब स्पीड बढ़ना। उसकी वजह यह है कि हम नॉर्मली जब भी हम किसी भी पार्टिकल को हम मानते हैं कि कोई पार्टिकल भाग रहा है तो जनरली हम यही मानते हैं कि जो पार्टिकल है हमारा वो पॉजिटिव डायरेक्शन भाग रहा है, तो हम अपने आप से किसी पार्टिकल को हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन भगाएंगे और एक्सेलरेशन भी उसका पॉजिटिव है तो यानी कि स्पीड बढ़ेगी। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन को स्पीड का बढ़ना इसलिए मान लेते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है ही, और पार्टिकल को हम खुद से मानते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन में ही भाग रहा होगा तो इसलिए बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ सी ऑप्शन ने ज्यादा क्लियरिटी दे दी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के सेम साइन है तो स्पीड बढ़ेगी। भाई आप एक चीज समझो, बी ऑप्शन में देखो कैसे गलत हो सकता है। इसने कहा है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है भाई एक्सेलरेशन पॉजिटिव। अब मान लो बेटा मेरा पार्टिकल भाग रहा हो इधर को नेगेटिव डायरेक्शन में, अब तो स्पीड घट जाएगी। तो ये बी से में उतनी क्लियरिटी नहीं मिली क्योंकि बी में कहा कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है जरूर नहीं कि स्पीड बढ़ेगी, एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है, पर अगर मैं वेलोसिटी को नेगेटिव ले लूं कि वेलोसिटी ऑब्जेक्ट भाग तो इधर को रहा है, मैं धक्का मार रहा हूं इधर को, तो स्पीड घट नहीं गई क्या। पर वो जनरली मैं भी आगे चल के यही करूंगा कि जब मैं कहूंगा कि भाई एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो स्पीड बढ़ रही होगी, वो ऐसा क्यों कर लेंगे हम, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और अपनी तरफ से जब हम पार्टिकल को भगाएंगे हम भी यही मान के चलेंगे कि पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में भाग रहा है। पर यहां तो जब हमें ऑप्शन चूज करना है तो यह तो हमें साफ साफ दिख रहा है
अच्छा डी में क्या लिख रहा है बेटा ये कि एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट, बिल्कुल बात सही है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है एक्सेलरेशन 0 होगा। एक आगे लिख रहा है बट स्पीड में भी चेंजिंग। भैया जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्पीड तो चेंज हो ही नहीं सकती। तो एक्चुअल में अगर आपको कभी ये समझना हो कि स्पीड कब बढ़ती है कब घटती है, तो आप बोलेंगे सर स्पीड तब बढ़ेगी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन होने चाहिए। यानी अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, दोनों पे सेम साइन हो। अगर दोनों दो पॉजिटिव है तो स्पीड बढ़ेगी, अगर एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव तो फिर स्पीड घटेगी, अगर ये दोनों अपोजिट में हो जाए। और एक मैंने कहा कि 90 डिग्री पे तो कोई चेंज आएगा ही नहीं। भैया हमने पहली क्लास में बता रखा, रवि बार बार नहीं बताएंगे की बात, ठीक है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में तो स्पीड बढ़ेगी, अपोजिट में तो घटेगी, और 90 डिग्री के एंगल पे है तो कोई चेंज नहीं होगा। आ गई बात समझ सभी को। तो नॉर्मली जब हम एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है स्पीड बढ़ रही होगी, हम ऐसा इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हम अपनी तरफ से हम ये हमेशा चूज करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो पॉजिटिव दिशा में भाग रहा है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, दोनों पे सेम साइन आ गया, इसलिए ऐसा कर लेते हैं हम। लेकिन यहाँ पे हमें चूज करना तो ज्यादा अच्छा ऑप्शन चूज करेंगे हम। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और क्वेश्चन करेंगे इसमें भी धीरे धीरे, और अभी आपको बहुत बातें बतानी है इसमें। तो जब यहां तक हम पढ़ लेंगे एक्सेलरेशन तक का मतलब, तो फिर हम इसमें आगे लेवल बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।